गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, सुप्रभात। आरवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आइए एक बार पुनः हम इन्वायरमेंट के करंट के टॉपिक को कवर करते हैं। जैसा कि आपने इसकी पिछली क्लास में इन्वायरमेंट से 3-4 करंट के बारे में जाना, उसी तरह से 2019-20 के जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट के करंट मिलेंगे हमको, हम आपको उसका संग्रह देते जाएंगे और आपकी जिम्मेदारी है कुछ को उसको अच्छे से आप लोग पढ़ते जाएंगे। तो आइए वहीं से हम कुछ और टॉपिक को क्लियर करते हैं। और टॉपिक क्या है? पर्यावरण करंट अफेयर्स। ठीक, और कब कब या 2019-20 का जितना हमको मिलेगा हम उसे आपको देते जाएंगे। आइए आज का पहला करंट, आज के पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने अभी हाल ही में जनवरी 2020 में भारत सरकार ने किया क्या, 7 राज्यों यूपी, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को आपदा राहत कोष के तहत 5,908.56 करोड़ की राहत कोष जारी किया। किस सरकार ने? भारत सरकार ने। और किसके तहत भैया? आपदा प्रबंधन कोष के तहत, है ना। जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, अब अचानक कहीं पर किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा आ जाए तो राज्य के पास इतना कोष नहीं होता, इतना धन नहीं होता है कि वो आकस्मिक उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सके। इसीलिए केंद्र सरकार मदद करती है। जैसे छोटी सी बात, सपोज दैट आप रूम लेके रहते हैं, अभी अचानक कोई आपदा आ जाए, आप अचानक बीमार पड़ जाए, तो आपके पास इतना पैसा नहीं होता, ना ही घर वाले इतना आपको देते हैं कि आप वो एफर्ट कर पाएँ उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं घर वालों से मदद लेनी पड़ेगी। तो घर वालों को मान लीजिए केंद्र सरकार। तो पहला करंट आज का हमने क्या बताया भैया कि भारत सरकार ने 7 राज्यों, भारत सरकार ने 7 राज्यों, कितने राज्यों भैया? भारत सरकार ने 7 राज्यों, और 7 राज्य देखिए हैं कौन कौन से? कर्नाटक, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, और कौन सा बे? हिमाचल प्रदेश। और कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक, इतने राज्यों के लिए उसने क्या किया? आपदा राहत के लिए आपदा राहत कोष ना, राहत कोष जारी किया। और कितना जारी किया? और कितना जारी किया भैया? हमने कितना बताया भैया? 5,908.56 करोड़। कितना बताया? 5,908.56 करोड़ रुपए जारी किया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बात की जाए सबसे अधिक किसे दिया गया है भैया? कितना दिया गया टोटल तो 5,908.56 करोड़ दिया गया, लेकिन सबसे अधिक किसे दिया गया? तो बात करते हैं भैया सबसे अधिक किसे दिया गया भैया? कर्नाटक को। किसे दिया गया? कर्नाटक को सबसे अधिक दिया गया। और कितना दिया गया भी हमसे पूछ सकता है भाई, कितना दिया गया? 1,869.85 करोड़ अकेले किसे दिया गया? कर्नाटक राज्य को दिया गया। जल्दी से पॉइंट नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य को 1,869.85 करोड़ दिया गया। किसे दिया गया? कर्नाटक राज्य को। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिएगा भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब हमसे अगला पूछ सकता है भैया कि यहां से थोड़ी बात और जान लेते हैं। और ये जारी किसने किया भैया? अगर पूछा जाए जारी किसने किया, तो जारी करता कौन है? गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? वही जारी करेंगे। जारी करता कौन भैया? अमित शाह जी। अमित शाह जी हैं और क्या है वर्तमान के गृह मंत्री। ठीक, गृह मंत्री अमित शाह ने
ये राहत कोष जारी किया। अब यहाँ से अगला पूछ सकता है भैया कि जो भारत सरकार मदद करती है इसके तहत वो कितना करती है, मतलब पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए कितना करेगी और अन्य राज्यों के लिए कितना करती है। तो जो राहत कोष जारी होता, अगर उसमें से कोई पूर्वोत्तर भारत का राज्य होता है तो पूर्वोत्तर भारत के लिए कितना भैया 90% अकेले कौन वहन करता है, केंद्र सरकार करती है। लेकिन वहीं पर करें भैया अन्य पूर्वोत्तर भारत के अलावा अन्य कितना करती है भैया 75%, कितना करती है 75% कौन करती है, भारत सरकार करती है। ठीक, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपने नाम सुना होगा एनडीआरएफ का, किसका नाम सुना होगा भैया, एनडीआरएफ का। तो राष्ट्रीय आपदा, जो राष्ट्रीय आपदा भैया प्रतिक्रिया कोष है, यही पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष था। ठीक, तो इसके पहले नाम क्या था भैया, तो एक अधिनियम आया, अधिनियम क्या था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा, 2005 के द्वारा। कब भैया 2005 के द्वारा, 2006 में। कब भैया 2006 में। 6 में किसकी स्थापना की गई, 2006 में आपदा प्रबंधन या राष्ट्रीय आपदा किसकी स्थापना की गई भैया, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष की स्थापना की गई। ठीक है, कोष की स्थापना की गई। और 2010 में, इसी में आगे लिखेंगे भैया, 2010 में इसी का नाम बदल दिया गया। जो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष है, 2010 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष कर दिया गया, प्रतिक्रिया कोष कर दिया गया। बात समझ में आई भैया। तो 2006 में स्थापना तो हुई इसकी, लेकिन इसका नाम तब क्या था, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष था। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष कर दिया गया, और कब किया गया, 2010 में किया गया। बात क्लियर हुई भैया। अगली बात करते हैं एनडीआरएफ की। किसकी बात करते हैं भैया, एनडीआरएफ की बात करते हैं। एनडीआरएफ की अगर आपसे बात की जाए भैया, तो उसकी भी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा ही हुई थी। इसको नोट करिएगा भैया, जल्दी से नोट करिएगा जी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा ही एनडीआरएफ की स्थापना भी हुई थी। एनडीआरएफ भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे बताना पड़ेगा के द्वारा। कब भैया, 19 जनवरी 2006 में किसकी स्थापना हुई थी, एनडीआरएफ की स्थापना। अब एनडीआरएफ क्या होता है भैया, एनडीआरएफ क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो फोर्स होती है, इसकी एक फोर्स की स्थापना की गई। ये फोर्स तभी जाती है, ये फोर्स अपने कार्य में तभी आती है जब किसी भी देश के किसी भी राज्य में, भारत देश के किसी भी राज्य में जब क्या हो, कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो एनडीआरएफ की टीम वहां पर जाती है और रेस्क्यू का काम करती है, बचाव का काम वो करती है। ठीक है, अब बात करेंगे भैया इसकी स्थापना 2006 में आपने जान ली, कब हुई, 19 जनवरी 2006 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है, बात की जाए भैया एनडीआरएफ का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष पीएम होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है भैया, अध्यक्ष पीएम होता है। ठीक, तो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन इसके महासचिव की बात की जाए भैया, तो इसके महासचिव कौन है, एसएन प्रधान। इसके महासचिव की बात की जाए कौन है भैया, महानिदेशक कौन भी है इसके, एसएन प्रधान है। कौन है, एसएन प्रधान है। इतना पॉइंट नोट करिएगा भैया यहाँ से। ये तो बात हुई किसकी भैया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया, इसकी बात की गई आपसे।
कि भारत सरकार ने कितना मद जारी किया, कितना पैसा जारी किया, ये सारी बातें की गई इस टॉपिक में। ठीक है, यहाँ से जुड़े हुए जो टॉपिक थे छोटे छोटे हमने क्लियर कर दिए। ठीक, तो पहला पॉइंट समझ में आया भैया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब इसको पूछा जाए किसके तहत रखा गया है, तो लोक लेखा के तहत रखा गया, भारत सरकार की लोक लेखा के तहत इसे रखा गया है। तो इसे भैया कहाँ रखा गया है, भारत सरकार की लोक लेखा के तहत, किसके तहत भैया, लोक लेखा के तहत इसे रखा गया है। ठीक है, लोक लेखा आपको पता होगा भैया कि एक समिति होती है, क्या होती, समिति होती है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया। किसमें किया गया, 266 में किया गया है। इसी के तहत रखा गया है किसे भैया, राष्ट्रीय आपदा जो कोष जारी किया जाता है, प्रबंधन भैया यही करवाती है, सुझाव यही देती है। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई भैया। ठीक, चलिए नोट करिएगा भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले करंट की तरफ बढ़ा जाए भैया, तो अगला करंट कौन सा है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। वहाँ पर चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और अवसर भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियाँ तो हैं लेकिन अवसर भी बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ से जो संसाधन हमको मिलेंगे इन फ्यूचर उसका उपयोग हो सकता है या हो रहा है। ठीक, तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए भी, अभी उसकी एक संगोष्ठी हुई, उसकी एक बैठक हुई, कहाँ पर हुई भैया, कोच्चि में। 3 बैठक अभी तक हो चुकी है उसकी। स्थापना कब हुई थी भैया, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है भारत में, तो इसकी 3 बैठक हो चुकी है। ठीक, पहली बैठक कब हुई थी, 2009 में, दूसरी बैठक 2014 में, तीसरी बैठक 2020 में, 3 बैठक अभी तक हो चुकी है। ठीक, अब जो इसी के तहत जो ग्लोबल मरीन इकोसिस्टम है, इसी को भैया ग्लोबल मरीन इकोसिस्टम मीट के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किसके तहत भैया, ग्लोबल मरीन इकोसिस्टम मीट के तहत भी इसे संबोधित किया जाता है। किसे, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को। तो हमने कहा लिखेंगे भैया हम ग्लोबल ना, ग्लोबल मरीन इकोसिस्टम मीट। ठीक है, ग्लोबल मरीन इकोसिस्टम मीट। ठीक, ये तो ग्लोबल मरीन इकोसिस्टम मीट है, या इसी को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है भैया, इसी को हमने कहा कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। ठीक, पूछा जाए भैया तो इसका तीसरा सम्मेलन हुआ अभी कहाँ हुआ, कोच्चि में, है ना। इसका तीसरा सम्मेलन हुआ, कौन सम्मेलन हुआ भैया, तीसरा सम्मेलन कब हुआ भैया, कहाँ हुआ, कोच्चि में। और कब हुआ तीसरा सम्मेलन, 7 से 10 जनवरी 2020 के मध्य। कहाँ पर हुआ भैया, कोच्चि में। और कोच्चि कहाँ के, ठीक है, कोच्चि में हुआ। तो पहला सम्मेलन इसका कब हुआ था, इस सम्मेलन किया क्यों जाता है भैया, हमने बताया ना कि हमने कहा अवसर भी हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अवसर भी हैं और चुनौतियां भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो पहला सम्मेलन हुआ था कब, 2009 में। और कोचीन में वो भी हुआ था, कहाँ हुआ था, पहला दूसरा तीसरा सब कहाँ हुआ भैया, कोचीन में। पहला हुआ कब भैया, कब, 2009 में। दूसरा कब हुआ था, दूसरा 2014 में। ठीक, यहाँ से हमें कितना जानना भी, हमने कहा ग्लोबल मरीन इकोसिस्टम मीट या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अभी कहाँ हुआ भैया, कहाँ किया गया, ये कोच्चि में किया गया। कब किया गया, 7 से 10 जनवरी के मध्य किया गया। और ये किया क्यों जाता है, अपॉर्चुनिटी के लिए। इसका नाम है MECOS, इसको और क्या बोल सकते हैं भैया, MECOS क्या बोल सकते हैं। अब जो पूछा जाता है भैया हमसे, जो जानना है, MECOS फुल फॉर्म पूछता है। अभी तीसरा है ना भी, MECOS 3 लिखा जाएगा। 1 कहाँ पर, कोच्चि में 2009, 2 कहाँ पर, कोच्चि में कब, 2014। MECOS 3 क्या लिखा जाएगा भैया, इसे
COS3। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? मैराइन इकोसिस्टम चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। क्या होता है भैया इसका? मैराइन इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम चैलेंजेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। एंड क्या होता है भैया? एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक, और कौन सा था भैया? तीसरा था ये। जल्दी से नोट करिएगा भैया जी। फुल फॉर्म इसका क्या है? मैराइन इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज 3। इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? कोच्चि, भी हमने बताया। और अब देखिए इसके तहत मुख्यतः जो सम्मेलन किया गया किसके लिए किया गया भैया? मत्स्य अनुसंधान। किसके लिए मुख्यतः किया जाता है भैया? मत्स्य अनुसंधान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भैया? मत्स्य अनुसंधान के लिए। आपको पता है कि जो मछलियाँ हैं उनका भैया जो उत्पादन होता है सर्वाधिक कहाँ होता है? जो किनारा होता है ना, समुद्र का किनारा, वहीं पर सर्वाधिक होता है। जितने भी तटीय राज्य हैं वहां पर मछलियों का उत्पादन इसलिए सर्वाधिक होता है। तो संबंधित किससे भी आई है? मत्स्य मुख्यतः अनुसंधान से। ठीक है, इसमें मुख्यतः होता है क्या भैया? मत्स्य अनुसंधान, मतलब उनके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। और इसका भैया इस बार पूछा जाए कार्यक्रम, इसका उद्घाटन किसने किया था भैया? फिनलैंड के कार्यक्रम निदेशक पेट्री सुरोनेन ने। किसने किया था भैया? पेट्री सुरोनेन ने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ के? फिनलैंड के। कहाँ के भैया? इसका अगर पूछा जाए भैया, इस जो संगोष्ठी हुई थी भैया, इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन फिनलैंड के पेट्री सुरोनेन ने। फिनलैंड के पेट्री सुरोनेन ने भैया इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ये भी पॉइंट हम नोट करेंगे। इतनी चीज़ें कहाँ से? यहाँ से हमको जाननी थी। ठीक है, इतनी चीज़ें भैया यहाँ से हमको जाननी थी। चलिए अगली बात करते हैं भैया। अगली बात करते हैं। देखिए एक नाम सुना होगा भैया आपने, CMS का। नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा वही चीज़ें आपको बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के करंट से। बाकी करंट तो बहुत बनता है, रोज एक नया करंट बनता है हर क्षेत्र में, तो यहाँ से भी बनता है, लेकिन वही करंट बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कौन सा भैया? उसका नाम ही है CMS COP13। CMS COP13। अब ये है क्या? CMS COP13 की बैठक हुई भी हाल ही में। कब हुई भैया? 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य। कहाँ पर हुई? गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर है? गुजरात के गांधीनगर में हुई। इसका जो विषय रखा गया, उसका विषय क्या रखा गया भैया? प्रवासी प्रजातियां पृथ्वी को जोड़ती हैं। विषय रखा गया प्रवासी प्रजातियां पृथ्वी को जोड़ती हैं और हम मिलकर उनका अपने घर में स्वागत करते हैं। विषय रखा गया, बहुत अच्छा विषय है भाई। प्रवासी प्रजातियां ही तो हैं जो पृथ्वी को जोड़ती हैं। अगर प्रवासी प्रजातियां ना होती तो हम नहीं जान पाते कि साइबेरियन पक्षी क्या होती है। अगर प्रवासी प्रजातियां ना होती तो हम नहीं जान पाते फाल्कन क्या है। इन्हीं प्रजातियों की वजह से ही, है ना, हम इन चीज़ों को जान पाए। तो प्रवासी प्रजातियां पृथ्वी को जोड़ती हैं, बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती हैं। प्रवासी प्रजातियां किसे बोलेंगे? ऐसी प्रजातियां जो जलवायु परिवर्तन, तापमान, भोजन ना, इन सब के लिए एक स्थान से, जलवायु परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए या भोजन की कमी हो जाए वहां पर, तो इन सब के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। वही तो प्रवासी हैं। ठीक है, तो हमने कहा भैया जो CMS COP13, अभी इसकी चर्चा हम आपसे करते हैं, लेकिन पहले उसको जानिए। CMS COP13 कहाँ पर हुआ भैया? ये 15 से 22 फरवरी के मध्य। कहाँ पर हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के कहाँ पर? गांधीनगर में। बात समझ गए भैया? कहाँ पर हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। विषय क्या रखा गया भैया इसका? विषय जल्दी से कमेंट करके बताया। अभी हमने तुरंत रिपीट किया कि प्रवासी प्रजातियां पृथ्वी को जोड़ती हैं। लिखेंगे हम प्रवासी प्रजातियां पृथ्वी को
जोड़ती हैं, प्रवासी प्रजातियां पृथ्वी को जोड़ती हैं, और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, और हम मिलकर उनका अपने घर में स्वागत करते हैं, और हम मिलकर उनका अपने घर में स्वागत करते हैं। बात समझ में इतनी भैया? जल्दी से नोट करिएगा। विषय और सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? ठीक, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। सीएमएस फुल फॉर्म क्या होता है भैया? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जोड़ दिया जाता है इसमें। कब भैया? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो सीएमएस क्या बताया भैया हमने? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। सीएमएस कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इधर हो गया भैया, इरेज कर दें। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, इसमें और जोड़ दिया जाता है भैया, जोड़ा क्या जाता है? ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर इसका सिर्फ सीएमएस का पूछे भी तो यहीं तक बताना है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सुविधा के लिए जोड़ा जाता है ये, वाइल्ड एनिमल्स। ठीक, जल्दी से नोट करिए भैया इतनी चीजें, जल्दी नोट करिएगा। नोट हुआ इतना भैया? इसका शुभंकर क्या रखा गया? शुभंकर क्या रखा गया भैया? गिवी मतलब क्या होता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। शुभंकर क्या रखा गया भैया इसका? गिवी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। शुभंकर गिवी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, शुभंकर क्या रखा गया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? दक्षिण भारत की एक पारंपरिक कला भैया कोलम का प्रयोग करते हुए जो प्रतीक चिन्ह इसका रखा गया, प्रवासी जीव अमूर फाल्कन को तथा मरीन टर्टल को रखा गया। ठीक है, प्रतीक चिन्ह कैसे रखा गया भैया? प्रतीक चिन्ह हमने कहा कि दक्षिण भारत की एक पारंपरिक कला है, दक्षिण भारत की पारंपरिक कला, दक्षिण भारत की पारंपरिक कला ना, कोलम का प्रयोग करते हुए, कोलम का प्रयोग करते हुए, कोलम का प्रयोग करते हुए किसे रखा गया भैया? हमने दो जीवों का नाम लिया, दो प्रजातियों का नाम लिया। कौन कौन सा बताया भैया हमने? जी जल्दी कमेंट करिए, कौन कौन सा बताया भी? जी जल्दी कमेंट करो भैया, कौन कौन सा बताया गया आपको? हमने दो जीव का नाम लिया। ठीक है, जल्दी बताइए कौन कौन सा है? बिल्कुल, अमूर फाल्कन और मरीन टर्टल। अमूर फाल्कन तथा मरीन टर्टल। ठीक, मरीन टर्टल को रखा गया। इरेज करते हैं भैया, जल्दी से नोट करिए। जितनी भी चीजें यहां से बताई जा रही है उसको पॉइंट आउट करते चलेंगे साथ साथ में, बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी आपको। अपने नोट से आप रिवीजन करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, है ना? ठीक है, और आगे चर्चा करते हैं भैया। तो इस बार हुआ क्या? इस बार हुआ क्या? ये क्यों सम्मेलन क्यों हुआ और क्या हुआ इस सम्मेलन में? इस सम्मेलन भैया हुआ क्या कि 7 जीवों को लुप्त प्राय जीव घोषित किया गया। 7 जीवों को लुप्त प्राय जीव घोषित किया गया, है ना? अब इसके तहत हुआ कौन कौन सा जीव भैया घोषित? भारत के 3 जीव, भारत के 3 जीव प्रजातियां भी उन्हें बोल सकते हैं। तो भारत की 3 प्रजातियां कौन कौन सी? एशियाई हाथी,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन। तो हमने कहा कि इस बार 7 जीवों को, है ना, तो इस बार कितना भैया, 7 जीव या प्रजातियों को क्या किया गया, 7 प्रजातियों को लुप्त प्राय ना घोषित किया गया, लुप्त प्राय घोषित किया गया। इसमें से 3 कहाँ के, भारत के। अब देखिए 3 कौन कौन से भारत के भैया, कुल 7 है ना, 3 भारत के इसमें से है। एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी, दूसरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2 जीव। तीसरा जीव कौन सा भैया, जो फाल्कन अभी बताया गया था ना, उसी संबंधित है, कौन सा, बंगाल फ्लोरिकन। कौन सा है, बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। ये 3 जीव कहाँ के भैया, भारत के। 7 जीव कुल, तो और भी लिख लेते हैं भैया, उनका भी नाम लिख लेते हैं हम, कौन कौन से हैं। अभी भारत के जितने भी शामिल हैं और पूरे विश्व के जितनी प्रजातियां शामिल हैं, सबकी चर्चा भी हम करते हैं, ठीक है, सबकी चर्चा भी करते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से, इतना नोट डाउन करिए जल्दी से भी आप लोग, बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। अगला भैया, चौथा जगुआर, और 5वां व्हाइट टिप शार्क। चौथा कौन सा, जगुआर, 5वां भैया व्हाइट टिप शार्क। जो शार्क की प्रजाति ना, उसी देखेंगे तो उसके शरीर पर ऐसे चकत्ते वाइट पड़े रहते हैं, वही व्हाइट टिप शार्क है। और कौन सा, लिटिल बस्टर्ड, और 7वां भैया एंटीपोडियन, ठीक है। 6ठा भैया लिटिल बस्टर्ड, और 7वां कौन सा, एंटीपोडियन, ठीक। ये 7 प्रजातियां जिन्हें किसमें शामिल किया गया, लुप्त प्राय जीवों में शामिल किया गया इन्हें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भारत के कौन कौन से जीव अभी तक शामिल है, पूरे विश्व के कितने जीव इसमें शामिल किए गए। जल्दी से इसको लिखिएगा भैया, जल्दी इसको लिखिएगा। तो भारत के भैया साइबेरियन क्रेन को 1998 में शामिल किया गया, और मरीन टर्टल को 2007 में शामिल किया गया, डुडोंग को 2008 में शामिल किया गया, और भारत ने 2016 में रैप्टर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो रैप्टर को भी शामिल किया गया 2016 में। तो भारत के और कौन कौन सी जो प्रजातियां शामिल है इसमें, आइए उसको लिखते हैं भैया। तो 3 यहाँ पर तो बता दिया गया 2020 में, बाकी अन्य पूछे तो उनके लिए उनकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक। तो भारत की और कौन कौन सी प्रजातियां हैं उनकी बात करते हैं। तो भारत की अन्य प्रजातियां, ठीक है, देखिए कौन कौन से मैंने बताया भैया, साइबेरियन क्रेन, और कब, 1998 में, 1998 में साइबेरियन क्रेन को शामिल किया गया इसमें, है ना। और मरीन टर्टल को 2007 में, मरीन टर्टल को कब शामिल किया गया, 2007 में, ठीक है। जो लवणीय जल में पाए जाते हैं, जो खारे जल में पाए जाते हैं, वही मरीन टर्टल है, 2007 में शामिल किया गया। डुडोंग को भैया कब शामिल किया गया, 2008 में, डुडोंग को 2008 में शामिल किया गया। और हमने कहा कि 2016 में भारत ने किस ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया, रैप्टर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो भारत ने 2016 में रैप्टर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक भैया, हस्ताक्षर किया। तो रैप्टर प्रजाति को कब शामिल किया गया, 2016 में। तो अगर हमसे पूछे कि रैप्टर प्रजाति कब शामिल हुई, 2016 में। रैप्टर प्रजाति किसे बोलेंगे भी, ऐसी प्रजातियां जो अपना भोजन शिकार के द्वारा प्राप्त करें, वही क्या है, रैप्टर बोले जाते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे चील, बाज, ये सब किस में आएंगे भैया, रैप्टर में आते हैं, ठीक है।
चीलबाज किस में आएंगे भैया? रैप्टर में आते हैं। जल्दी से नोट करिए इसको भी। आज का आखिरी करंट है भैया ये। वर्तमान की बात की जाए, आज का आखिरी करंट भैया, वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 173 प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजातियां घोषित किया गया। कितनी प्रजातियों को? 173 प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजातियां घोषित किया गया। किसके तहत? CMS के तहत। कितना भैया? हमने कहा कि वर्तमान की बात की जाए तो 7 को मिलाकर, अभी 7 2020 में घोषित किया गया ना भैया, 7 को मिलाकर वर्तमान में कुल कितनी? 173 प्रजातियों को लुप्त प्राय घोषित किया गया। ठीक, तो कितनी प्रजातियां भैया? 173 प्रजातियों को लुप्त प्राय घोषित किया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं CMS की स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई बातें और कर लेते हैं। तो स्थापना कब हुई थी भैया? इसकी स्थापना हुई थी 1979 में यूनेप के द्वारा, यूनेप की मदद से, यूनेप के द्वारा 1979 में किसकी स्थापना हुई थी भैया? CMS की। ठीक, यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना, जो संयुक्त राष्ट्र का एक पर्यावरणीय प्रोग्राम है, उसी के तहत CMS की स्थापना की गई थी 1979 में। भारत इसका सदस्य कब बना था? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की बात की जाए भैया तो बान शहर। कहाँ पर? बान शहर। एक वान शहर है तुर्की का, वान नहीं भैया, कौन सा? बान शहर। और कहाँ का? जर्मनी का। जर्मनी में एक शहर भी है बान शहर, है ना, वहाँ इसका मुख्यालय है। भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत 1983 में, भारत 1983 में क्या बना? सदस्य बना। कब बना? 1983 में भारत इसका सदस्य बना भैया CMS का। ठीक है, इतनी बातें भैया थोड़ी कहाँ से। और अगर पूछी जाए भैया बैठक कब होती है, तो बैठक प्रत्येक 3 वर्ष पर, बैठक प्रत्येक तीसरे वर्ष, बैठक प्रत्येक 3 वर्ष पर होती है। किसकी भैया? CMS की। ठीक है, अब गुजरात के गांधीनगर में जो सम्मेलन हुआ था भैया, उसके तहत एक घोषणा पत्र जारी किया गया। उस घोषणा पत्र का नाम क्या है? गांधीनगर डिक्लेरेशन घोषणा पत्र। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो CMS की बैठक हुई थी, इसके तहत कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे भैया हम, नोट करके लास्ट पॉइंट लिखेंगे हम कि घोषणा पत्र कौन सा था? गांधीनगर डिक्लेरेशन। घोषणा पत्र गांधीनगर डिक्लेरेशन, गांधीनगर डिक्लेरेशन घोषणा पत्र था। इसके तहत क्या क्या माना गया? इसके तहत भैया क्या क्या चीजें की गई? इसके तहत माना क्या क्या गया? इसके तहत माना गया कि पारिस्थितिकी संकट है। तो इस घोषणा पत्र के तहत क्या स्वीकार किया गया भैया? स्वीकार पारिस्थितिकी संकट। ठीक, पारिस्थितिकी संकट को स्वीकार किया गया। और क्या कहा गया कि प्रवासी जीवों के वास स्थान के क्षरण और अनियंत्रित दोहन के कारण प्रभावित हो रहे हैं। जो प्रवासी जीव भैया, प्रवासी जीव वास स्थान के अनियंत्रित दोहन से प्रभावित, अनियंत्रित दोहन से प्रभावित। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक, आज का करंट यहीं तक। जल्दी से इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ और पर्यावरण करंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए। सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।